आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हम समझेंगे पावर कैसे डिवाइड होती है और क्यों ये सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है। इंडिया जैसा बड़ा देश जहां करोड़ लोग रहते हैं, क्या एक सिंगल गवर्नमेंट सब कुछ इफेक्टिवली मैनेज कर सकती है? हर रीजन की लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है और नीड्स भी अलग है। एक ही रूल सब पर लागू करना आसान नहीं है। अगर सारी पावर सिर्फ सेंटर के पास होगी तो रीजन्स को लगेगा उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। इसीलिए सोल्यूशन है पावर का डिवीजन। नेशनल इश्यूज सेंटर संभाले और लोकल मैटर्स रीजन्स मैनेज करें। अब हमने समझ लिया कि फेडरलिज्म की जरूरत क्यों पड़ी। अब जानते हैं फेडरलिज्म एक्चुअली होता क्या है। फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब देश को चलाने का एक स्ट्रक्चर तरीका, जहां तय होता है कौन डिसीजन लेगा और किसके पास अथॉरिटी होगी। फेडरलिज्म में पावर शेयर नहीं बल्कि क्लियरली डिवाइड होती है, कुछ पावर सेंटर की और कुछ स्टेट्स की। सेंट्रल अथॉरिटी नेशनल मैटर्स संभालती है और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी स्टेट्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हैं। अब देखते हैं फेडरलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर, दो लेवल्स की गवर्नमेंट कैसे काम करती हैं। नेशनल गवर्नमेंट पूरे देश से जुड़े बड़े इश्यूज हैंडल करती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी। ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रीजन के लोकल मैटर्स मैनेज करती हैं। पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये डेली एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े सब्जेक्ट स्टेट संभालती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिटीजन्स वही होते हैं, लेकिन उनके ऊपर नेशनल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स अपनी अपनी अथॉरिटी चलाती हैं। अब समझते हैं फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में क्या फर्क होता है। यूनिटरी सिस्टम में पूरी पावर एक ही सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है। इस सिस्टम में रीजनल यूनिट्स सेंटर के अधीन होती हैं, वे इंडिपेंडेंट नहीं होती। लेकिन फेडरल सिस्टम में स्टेट सेंटर के अधीन नहीं होती, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिलती है। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सीधे आदेश नहीं दे सकती। संक्षेप में यूनिटरी सिस्टम में पावर सेंट्रलाइज्ड होती है, जबकि फेडरल सिस्टम में पावर डिवाइडेड होती है। अब तक हमने फेडरलिज्म का बेसिक आइडिया समझा। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स की तरफ। फेडरल सिस्टम में हमेशा दो या उससे ज्यादा लेवल्स की गवर्नमेंट होती हैं। यहां टीयर्स का मतलब है अलग अलग लेवल्स, जैसे नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। हर टीयर की अपनी डिफाइंड पावर्स होती हैं, कोई भी लेवल पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होता। अब समझते हैं फेडरलिज्म का एक और इंपॉर्टेंट फीचर, ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है किसी अथॉरिटी की ऑफिशियल पावर, वह किन सब्जेक्ट्स पर डिसीजन ले सकती है। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने की शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब बनाए गए कानूनों को लागू करना और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। एक लेवल कानून बनाता है और वही या दूसरा लेवल उसे लागू भी करता है, यही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का फर्क है। टैक्सेशन या फाइनेंशियल पावर मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने और खर्च करने की शक्ति। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का मतलब पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करना। फेडरल सिस्टम में यह सारी पावर्स क्लियरली डिवाइड होती हैं, कुछ सेंटर के पास और कुछ स्टेट्स के पास। याद रखिए, सिटीजन्स वही रहते हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अलग अथॉरिटी लागू होती है। अब समझते हैं फेडरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट्स की ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखी होती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है क्योंकि वही पावर्स को ऑफिशियली डिफाइन और प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई लेवल अपनी लिमिट क्रॉस करे तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे रोक सकता है। फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना आसान नहीं होता, उसके लिए स्पेशल अमेंडमेंट प्रोसेस होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले फेडरल स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। यही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फेडरल सिस्टम को स्टेबल और बैलेंस्ड बनाता है। अब देखते हैं फेडरल सिस्टम में जुडिशरी की क्या रोल होती है। जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की सही इंटरप्रिटेशन करना, कौन सी पावर किस लेवल के पास है। अगर सेंटर और स्टेट के बीच पावर को लेकर डिस्प्यूट हो तो जुडिशरी फाइनल डिसीजन देती है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है ताकि वह बिना प्रेशर के फेयर डिसीजन ले सके। इसीलिए जुडिशरी फेडरल सिस्टम की गार्डियन मानी जाती है। पावर तभी मीनिंगफुल होती है जब उसके साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो। अब समझते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट्स के रेवेन्यू सोर्सेज क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं।
अगर किसी लेवल के पास अपना रेवेन्यू सोर्स नहीं होगा तो वह इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फेडरल बैलेंस को मेंटेन करती है। अब समझते हैं फेडरलिज्म का अल्टीमेट गोल। यह सिस्टम आखिर अचीव क्या करना चाहता है। फेडरल सिस्टम के दो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यूनिटी को सेफगार्ड करना और रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। यूनिटी का मतलब है पूरे देश को एक साथ मजबूत और कनेक्टेड रखना। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग रीजन्स की अपनी लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशंस होती हैं। फेडरल सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि रीजन्स अपनी आइडेंटिटी बनाए रखें और अपने लोकल मैटर्स पर डिसीजन ले सकें। फेडरलिज्म का असली मकसद यूनिटी और डाइवर्सिटी के बीच बैलेंस बनाना है, न ज्यादा सेंट्रल कंट्रोल न ज्यादा फ्रैगमेंटेशन। फेडरल सिस्टम हर देश में एक जैसा नहीं बनता। अब समझते हैं फेडरेशन बनने के अलग अलग रूट्स। रूट्स ऑफ फेडरेशन का मतलब है फेडरल सिस्टम किसी देश में कैसे बना। कमिंग टुगेदर फेडरेशन तब बनती है जब अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी सुरक्षा और विकास के लिए साथ आते हैं। इस सिस्टम में सभी स्टेट्स की पावर लगभग इक्वल होती है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बड़ा देश अपनी यूनिटी बनाए रखने के लिए पावर डिवाइड करता है। इस सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर स्टेट से ज्यादा पावरफुल होती है। भारत होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। अब तक हमने फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझा। अब देखते हैं भारत में फेडरल सिस्टम कैसे स्ट्रक्चर्ड है। भारत एक फेडरल कंट्री है जहां पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। यूनियन शब्द इसलिए यूज किया गया क्योंकि इंडियन फेडरेशन अलग अलग स्टेट्स के एग्रीमेंट से नहीं बनी थी। इसका मतलब यह भी है कि कोई भी स्टेट अलग होकर इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती। शुरुआत में भारत में केवल दो लेवल्स थे, सेंटर और स्टेट्स। लेकिन समय के साथ महसूस हुआ कि दो लेवल्स पर्याप्त नहीं हैं। अब समझते हैं थर्ड टियर कैसे जुड़ा। सेंटर और स्टेट के बीच पावर डिवीजन होने के बावजूद लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली सॉल्व नहीं हो पा रही थी। लोकल लेवल पर डिसीजन लेने के लिए अलग गवर्नेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत्स को इंट्रोड्यूस किया गया। शहरी क्षेत्रों के लिए म्यूनिसिपैलिटीज बनाई गईं। थर्ड टियर ने डेमोक्रेसी को ग्रासरूट्स लेवल तक पहुंचाया और सिटीजन्स को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का मौका दिया। अब देखते हैं भारत में पावर्स को ऑफिशियली कैसे डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट में वे सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं जिन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ये सब्जेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं और पूरे देश के लिए एक समान पॉलिसी की जरूरत होती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी। रेलवेज और कम्युनिकेशन भी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स पर स्टेट्स कानून नहीं बना सकती क्योंकि इससे नेशनल यूनिटी प्रभावित हो सकती है। अब समझते हैं स्टेट लिस्ट, वे सब्जेक्ट्स जो स्टेट्स के कंट्रोल में आते हैं। स्टेट लिस्ट में वे सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं जिन पर केवल स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बना सकती हैं। ये सब्जेक्ट्स लोकल और रीजनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, इसलिए स्टेट्स को डिसीजन लेने की पावर दी गई है, जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और एग्रीकल्चर। एजुकेशन और हेल्थ भी स्टेट लिस्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स पर सेंटर सामान्य परिस्थितियों में कानून नहीं बना सकता। अब समझते हैं तीसरी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जहां सेंटर और स्टेट्स दोनों कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में वे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर सेंटर और स्टेट्स दोनों कानून बना सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स पर नेशनल और रीजनल दोनों स्तर पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट्स और ट्रेड यूनियंस। मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन भी कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अगर सेंटर और स्टेट के कानून में कॉन्फ्लिक्ट हो तो सेंटर का कानून प्रिवेल करता है। अब देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट होने पर कौन सा लॉ प्रिवेल करता है और रेसिडुअरी पावर्स क्या होती हैं। अगर सेंटर और स्टेट के लॉज में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। जैसे एजुकेशन के सब्जेक्ट पर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर डिसएग्रीमेंट हो तो सेंटर का कानून फॉलो होगा। रेसिडुअरी पावर्स वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं बताए गए, उन्हें सेंटर लेजिस्लेचर हैंडल करता है।
इससे देश की स्टेबिलिटी बनी रहती है और नए सब्जेक्ट्स के लिए लॉ बनाने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब देखते हैं इंडियन फेडरलिज्म प्रैक्टिकली कैसे काम करता है और पॉलिटिक्स का रोल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जरूरी हैं, लेकिन बस यही काफी नहीं है फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए। रियल सक्सेस इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और सिटीजन पार्टिसिपेशन से मिली है। जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स और कोalition गवर्नमेंट्स ने सेंटर स्टेट पावर शेयरिंग को स्ट्रॉन्ग बनाया है। अब समझते हैं इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैसे बने और ये फेडरलिज्म को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन भारत में फेडरलिज्म का पहला बड़ा टेस्ट था। पुराने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया ताकि नए स्टेट्स बन सकें और एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ रहे। 1947 के बाद कई स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज की गई नए स्टेट्स क्रिएट करने के लिए। प्रिंसिपल ये था कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रहे ताकि गवर्नेंस स्मूथ रहे। शुरू में नेशनल लीडर्स को डर था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स देश के डिसइंटीग्रेशन का रीजन बनेंगे, लेकिन केयरफुली प्लानिंग से यूनिटी बनी रही और फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग रहा। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रीजनल सैटिस्फैक्शन इंश्योर किया। टेक अवे ये है कि रीजनल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बाद एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट था फेडरलिज्म का, लैंग्वेज पॉलिसी। देखते हैं कैसे लैंग्वेज और पावर शेयरिंग एक साथ बैलेंस होती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा का स्टेटस नहीं दिया है। फिर हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब पर लागू होगी। 1965 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश का प्रयोग ऑफिशियल काम के लिए कंटिन्यू किया गया ताकि स्टेट्स में प्रॉब्लम ना आए। सेंटर को फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया था, वो स्टेट्स पर हिंदी इंपोज नहीं कर सकता, हर स्टेट अपनी भाषा का यूज कर सकता है ऑफिशियल काम में। प्रमोशन का मतलब है भाषा को प्रोत्साहित करना और इम्पोजिशन का मतलब है जबरदस्ती लगना। यहाँ प्रमोशन अलाउड है, इम्पोजिशन नहीं। सिंपल बात यह है कि लैंग्वेज पॉलिसी ने फेडरलिज्म को संतुलित रखा और हर स्टेट की ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट किया। अब बात करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन की, जो इंडियन फेडरलिज्म को प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म का ढांचा बनाया, लेकिन 1990 के बाद सेंटर और स्टेट के रिलेशन को पुनर्गठित करना जरूरी था। 1990 के बाद कई स्टेट्स में क्षेत्रीय पार्टी उभर कर आई जो लोकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला, तब कोलिशन सरकार का युग शुरू हुआ। एक ही पार्टी का साफ बहुमत ना होना स्टेट और सेंटर के बीच संतुलन बनाए रखता है। मेजर नेशनल पार्टीज ने अलग अलग रीजनल पार्टीज के साथ साझेदारी की ताकि गवर्नमेंट चल सके। ये कोलिशन पॉलिटिक्स ने हर स्टेट की आजादी का रिस्पेक्ट बढ़ाया और फेडरलिज्म को मजबूत बनाया। इस तरह आज फेडरलिज्म पहले से ज्यादा मजबूत और इफेक्टिव है, क्योंकि सेंटर और स्टेट्स दोनों के अधिकार का संतुलन बना हुआ है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की ये एवोल्यूशन बताती है कि इंडियन फेडरलिज्म में शक्ति और संतुलन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब हम देखते हैं इंडियन फेडरलिज्म का तीसरा टियर, लोकल गवर्नमेंट और ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी। इंडिया एक विशाल देश है और सिर्फ सेंटर और स्टेट से हर डिसीजन लेना मुश्किल है। इसलिए पावर को नीचे लोकल लेवल तक ले जाना जरूरी है। यही है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर सेंटर और स्टेट से लोकल बॉडीज तक शिफ्ट होती है ताकि लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकें। लोकल लेवल पर लोगों की भागीदारी से डिसीजंस उनके लिए ज्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव होते हैं। अब हम देखते हैं 1992 में हुए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और कैसे ये लोकल डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाते हैं। In 1992, the 73rd and 74th Amendments gave constitutional status to rural and urban local bodies. अब लोकल बॉडीज के लिए रेगुलर इलेक्शंस होंगे ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन इंश्योर किया गया ताकि सबको समान रिप्रेजेंटेशन मिले। विमेन के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया ताकि जेंडर बैलेंस हो और उनकी भागीदारी बढ़े। हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो लोकल इलेक्शंस कंडक्ट और सुपरवाइज करे। हर स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई गई जो स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच पैसा और रिसोर्सेज का एलोकेशन डिसाइड करे। ये रिफॉर्म्स लोकल बॉडीज को एम्पावर्ड बनाते हैं ताकि वो अपने एरिया के डेवलपमेंट में एक्टिव रोल ले सकें। 1992 के रिफॉर्म्स ने रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को मजबूत और पार्टिसिपेटिव बनाया, जिससे डेमोक्रेसी ग्रासरूट्स तक पहुंचती है। अब हम देखते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज का स्ट्रक्चर और कैसे ये ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी को चलाता है। सबसे पहला लेवल है ग्राम पंचायत, जो हर विलेज के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी है। हर ग्राम पंचायत में कई वार्ड मेंबर्स होते हैं जो अपने वार्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सरपंच ग्राम पंचायत का हेड है जो विलेज के डिसीजंस को लीड करता है और रिप्रेजेंट करता है। ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड मेंबर्स को लोग डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं।
हर विलेज में ग्राम सभा भी होती है, जो सारे अडल्ट सिटीजन्स का असेंबली है और ग्राम पंचायत के डिसीजंस को अप्रूव करता है। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर पंचायत समिति काम करती है, जो कई ग्राम पंचायत को सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करती है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए जिला परिषद रिस्पॉन्सिबल है, जो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की एक्टिविटीज को मॉनिटर करती है। ये 3 टियर स्ट्रक्चर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जिससे अकाउंटेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है। लोकल सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू ग्राम सभा और इलेक्शंस, इससे डिसीजन मेकिंग में उनका एक्टिव रोल होता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट का ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी सबसे नीचे तक पहुंचे और लोग अपने डेवलपमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व हो। अब हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट देखते हैं, जो सिटीज और टाउन्स में लोकल डेमोक्रेसी को मैनेज करता है। छोटे और मीडियम टाउन्स के लिए म्युनिसिपैलिटीज बनाई जाती हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करती हैं। बड़े सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, जो ज्यादा पॉपुलेशन और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मैनेज करती हैं। इन अर्बन लोकल गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस में सफाई, वाटर सप्लाई, रोड, स्ट्रीट लाइट्स और पब्लिक हेल्थ शामिल होते हैं। ये बॉडीज सिटी डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करती हैं, जैसे हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विकास। अर्बन एरियाज में भी सिटीजंस इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं और डिसीजन मेकिंग में भाग लेते हैं। इस तरह अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिटीज में डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल तक ले आता है और सिटीजंस को अपने एरिया के डेवलपमेंट में शामिल करता है। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी एक्सपेरिमेंट माना जाता है, क्योंकि लाखों लोग डायरेक्टली लोकल गवर्नेंस में शामिल होते हैं। जब पावर नीचे तक पहुंचती है, तब डेमोक्रेसी और गहरी होती है। लोग सिर्फ वोट नहीं देते, बल्कि डिसीजन मेकिंग में भी भाग लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाती है, क्योंकि अब पावर 3 स्तरों पर बंटी होती है: सेंटर, स्टेट और ग्लोबल लेवल। इस तरह डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ गवर्नेंस नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। अब तक हमने फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस और डिसेंट्रलाइजेशन रिकैप देखने का, जहां सभी कॉन्सेप्ट्स एक साथ जुड़ेंगे। फेडरलिज्म एक सिस्टम है जिसमें पावर सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड होती है। पावर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड होती है। डाइवर्सिटी वाले देश में यूनिटी बनाए रखने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर जरूरी है। स्ट्रक्चर का उद्देश्य पावर को संतुलित और अकाउंटेबल बनाना है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर भी मौजूद है। स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइज किया गया। कोलिशन पॉलिटिक्स ने सेंटर और स्टेट्स के बीच संतुलन बढ़ाया। समय के साथ फेडरलिज्म और मैच्योर और मजबूत हुआ है। सेंटर और स्टेट कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। डिस्प्यूट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व किया जाता है। जुडिशरी स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाए रखती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फेडरल सिस्टम को टिकाऊ बनाती है। डिसेंट्रलाइजेशन ने तीसरा टियर जोड़कर डेमोक्रेसी को नीचे तक पहुंचाया। 73 और 74th अमेंडमेंट्स ने लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। सिटीजन्स की भागीदारी डेमोक्रेसी को जीवंत बनाती है। फेडरल स्ट्रक्चर सेंटर से स्टेट और स्टेट से लोकल लेवल तक फ्लो करता है। तीनों स्तर मिलकर डेमोक्रेसी को कंप्लीट करते हैं। पावर शेयरिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन साथ मिलकर सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी बनाए रखना फेडरल मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेशन मिलकर इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूत, संतुलित और जीवंत बनाते हैं।